अस्सलाम वालेकुम जी। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर टेम्परेरी टेबल स्पेसिस तक का जो काम था उस पे बात की थी। आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का को भी ऐड कर लेंगे 9 तक, और जो क्विज़ हमारा है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स जो क्विज़ में हमने शामिल किए थे वो इसके चैप्टर पूरा नहीं हुआ था, तो इस वजह से पहले हम इसको पूरा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 चैप्टर के बाद फर्स्ट 9 चैप्टर्स का क्विज़ लेंगे, जो सेकंड क्लास होगी हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, आज जो आफ्टरनून वाली स्लॉट है उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों के हों वो आपने आफ्टरनून वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेने हैं। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करें और नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफाई द डेटाबेस वाइज डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस। अच्छा, डेटाबेस में जो फाइल्स हम बनाते हैं जैसे टेम्परेरी टेबल स्पेस, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, सॉर्टिंग को डील करती है। तो सॉर्ट करने के दौरान जो चंक हमें सॉर्टिंग के दौरान दोबारा हार्ड डिस्क पे रखवाने होते हैं वो हम टेम्परेरी टेबल स्पेस के अंदर रखवाते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस नहीं बनाते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सिस्टम टेबल स्पेस को वो डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस ले लेता है, जो इंतहाई गलत है, जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कम होती है। छोटी डेटाबेसेस जिसमें आपके पास लाख 2 लाख रिकॉर्ड तक जाना है तब तक तो वो ठीक काम करेगी, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। डेटाबेस के साइज़ के अलावा एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो उस टाइम डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। सो हमने उन नंबर ऑफ़ यूज़र्स को भी हम लोगों ने देखने हैं कि कितने हैं। तो उस हवाले से अपने डाटे को ज़्यादा बेहतर मैनेज करना ज़रूरी है। हमने कहा था OFA ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है डेटाबेस का। वो डेटाबेस के आर्किटेक्चर का यही मतलब है कि हम जितनी मर्ज़ी टेबल स्पेसेस बनाएं जो कि लॉजिकल स्ट्रक्चर है, और उनका डाटा जितनी मर्ज़ी फिज़िकल रिसोर्सेज के ऊपर रखवा दें, जितने अच्छे, फास्ट और ज़्यादा फिज़िकल रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, हमारी डेटाबेस का रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा होगा। एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है एफिशिएंसी के से, वो रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास होता है, कि अगर हम क्यूरी करते हैं तो कितनी देर में वो डेटाबेस से वापस आती है। तो रिस्पॉन्स टाइम को अचीव करने के लिए OFA को हम जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे, ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर को, उतनी आसानी से हमारे पास ये काम हो जाएगा। सिंटेक्स बहुत आसान है, जैसे कि हमने पहले कहा था कि क्रिएट टेबल स्पेस करेंगे तो टेबल स्पेस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट टेम्परेरी टेबल स्पेस करेंगे तो क्रिएट टेम्परेरी टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। टेम्परेरी टेबल स्पेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेम्परेरी टेबल स्पेसेस हो सकती हैं, उनमें से किसी एक को हम डिफ़ॉल्ट बनाएंगे। अगर किसी यूज़र को मैं कोई टेबल स्पेस असाइन नहीं करूँगा तो उसे डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। और हम डिफरेंट ग्रुप्स के लिए लाइक DBS के लिए अलहदा टेम्परेरी टेबल स्पेस हमने बना दी, क्योंकि उनके काम की रूटीन्स कुछ और हैं। डेवलपर्स के लिए अलहदा टेम्परेरी टेबल स्पेस बना दी अगर हमारे पास डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और जनरल यूज़र के लिए एक अलहदा बना दी। कोई पावर यूज़र्स हमारे पास किसी और तरह के हैं तो उनके लिए हम अलहदा टेम्परेरी टेबल स्पेस बना सकते हैं। उस टेम्परेरी टेबल स्पेस को अगर हम चेंज करना चाहें तो आल्टर डेटाबेस की कमांड से हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेरी टेबल स्पेस जो है वो डेटाबेस वाइज है, तो हम आल्टर डेटाबेस करनी है, डेटाबेस को आल्टर करेंगे और उसकी टेम्परेरी टेबल स्पेस को चेंज कर देंगे। अभी हमने टेम्प की एक टेबल स्पेस बनाई थी, हम उस टेम्परेरी टेबल स्पेस को अगर डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो आल्टर डेटाबेस डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प के नाम से हुआ जाएगी। अब जितने नए यूज़र आएंगे उनको ये वाली डिफ़ॉल्ट असाइन होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम पुरानी डिफ़ॉल्ट को ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वही तरीक़ेकार है कि जब तक वो इन यूज़ रहेगी हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन जब वंस वो इन यूज़ नहीं रहेगी, उसमें सारी सॉर्टिंग की जो करंट एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर हमने करना है तो पहले किसी और को डिफ़ॉल्ट बनाएंगे, जब सारा लोड उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हम पुरानी टेम्परेरी टेबल स्पेस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस क्रिएट टेबल की कमांड में भी बनाई जा सकती है, और बाद में एक टेम्परेरी टेबल स्पेस क्रिएट करके अल्टर टेबल स्पेस की कमांड से भी बनाई जा सकती है। इस सिंटेक्स के अंदर वो डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस का जो क्रिएट की कमांड के अंदर सिंटेक्स है वो शो कर रहा है, जो रेड कलर में नज़र आ रहा है हमें। डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प फाइल आ गई हमारे पास और उसका साइज़ आ गया हमारे पास। अल्टर डेटाबेस की कमांड से हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले हमने टेम्प बनाई थी, अब हमने टेम्प 2 बना दी। कहाँ पे हमें ये नज़र आएगी, सिलेक्ट सैरी करेंगे तो डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ में से हमें पता लग जाएगा हमारी डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस कौन सी है। डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ जो हैं
ये हमारे पास डाटा डिक्शनरी का व्यू है जो हमने बाद में स्क्रिप्ट रन करके जनरेट किया था। सिस्टम टेबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए जो व्यूज़ हैं वो हमें बाद में प्रोसीजर को रन करने के बाद बनते हैं। डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ उन्हीं प्रोसीजर्स में, उन्हीं व्यूज़ में से एक व्यूज़ है जो यूज़र अपने लिए क्रिएट करता है किनके ऊपर, सिस्टम टेबल स्पेस के ऊपर, ताकि सिस्टम टेबल स्पेस के डाटे को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सके। सिस्टम टेबल स्पेस हो जाए, मेटा डाटा हो जाए, इन सब का एक ही मतलब है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड अंटिल आफ्टर अ न्यू ड्रॉप इज मेड अवेलेबल, टेकन ऑफलाइन। इसको ऑफलाइन भी नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो फाइल्स ऑनलाइन होंगी इसका मतलब है वो वर्किंग हालत में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उसे ऑफलाइन कर लेंगे तो वो अवेलेबल नहीं रहेंगी। लेकिन जो ज़रूरी फाइल्स हैं उनको ऑफलाइन करना मुमकिन नहीं, जैसे डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस ऑफलाइन नहीं हो सकती, सिस्टम टेबल स्पेस ऑफलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बगैर डाटाबेस काम ही नहीं कर सकती। वंस अगेन, जैसे ड्रॉप करने के लिए वैसे ही ऑफलाइन करने के लिए भी है कि वंस आपके पास जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस है इसको आप ऑफलाइन कर लेंगे। ऑफलाइन करने के बाद आप इसको दोबारा क्या ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, किसी और को डिफ़ॉल्ट बनाएंगे, फिर जो पुरानी डिफ़ॉल्ट है उसको क्या करेंगे, ऑफलाइन कर लेंगे, और उसके बाद आप चाहें तो उसको ड्रॉप भी कर दें। किसी भी परमानेंट टेबल स्पेस को आल्टर्ड परमानेंट किसी भी करंट टेबल स्पेस को परमानेंट टेबल स्पेस जो है जिसकी क्रिएट टेबल स्पेस की कमांड से बनाई है और उसमें टेम्प फाइल की जगह हमने क्या यूज़ किया हुआ है, डाटा फाइल, उसको हम टेम्परेरी टेबल स्पेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीड ओनली टेबल स्पेसिस आ गई। यूज द फॉलोइंग कमांड टू प्लेस अ टेबल स्पेस इन रीड ओनली मोड, अल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा रीड ओनली, कॉजेज अ चेक पॉइंट। चेक पॉइंट यहाँ पे इशू करना इसलिए ज़रूरी है कि करंट ट्रांजेक्शन में अभी इसमें चेंजेस हो रही हैं, तो वो चेंजेस हम सारी की सारी डाटाबेस में वापस टेबल स्पेस में वापस लिखवाएंगे। डाटा अवेलेबल ओनली फॉर रीड ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट्स कैन बी ड्रॉप फ्रॉम टेबल स्पेस, यानी DDL कमांड्स, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टेबल ड्रॉप हो सकते हैं इसमें से, लेकिन इसमें से डाटा डिलीट नहीं हो सकता, डाटा अपडेट नहीं हो सकता, डाटा इंसर्ट नहीं हो सकता। कोई DML कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, पर DDL कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है। और ये वाला जो चेक पॉइंट हमारे पास अकर होगा, ये पार्शियल चेक पॉइंट होगा। पार्शियल चेक पॉइंट का मतलब है पूरी डाटाबेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को हम चेक पॉइंट के ज़रिए राइटिंग नहीं करवाएंगे, सिर्फ इस एक टेबल स्पेस की राइटिंग होगी। तो पूरी टेबल स्पेस के एक पोर्शन को हम के लिए चेक पॉइंट अगर कर रहे हैं, तो वो चेक पॉइंट जो हमारे पास होगा वो कैसे होगा, वो पार्शियल चेक पॉइंट कहलाएगा। कैसे कर रहे हैं, हमने चेक पॉइंट के लिए कोई कमांड नहीं देनी। हम जैसे ही किसी भी टेबल स्पेस को रीड ओनली में कन्वर्ट करेंगे तो DBMS ऑटोमेटिकली पीछे एक चेक पॉइंट अकर करेगा जो सिर्फ उसी टेबल स्पेस के लिए होगा, और उस चेक पॉइंट को पार्शियल चेक पॉइंट बोला जाता है। टेकिंग अ टेबल स्पेस ऑफलाइन, नॉट अवेलेबल फॉर डाटा एक्सेस। टेबल स्पेसिस दैट कैन नॉट बी टेकन ऑफलाइन, सिस्टम टेबल स्पेस अभी आपको बताया कि उसको ऑफलाइन करना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसके बगैर डाटाबेस काम नहीं कर सकती। टेबल स्पेस विद एक्टिव अनडू सेगमेंट, ये भी नहीं हो सकती, अनडू सेगमेंट आगे हम पढ़ेंगे भी। डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, ये तीनों टेबल स्पेसिस वो हैं जिनका ऑफलाइन होना मुमकिन नहीं। टू टेक टेबल स्पेस ऑफलाइन कमांड बहुत सिंपल सी है, आल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा ऑफलाइन। देखिए एक टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर रहे हैं तो टेबल स्पेस लेवल की कमांड है, तो हम आल्टर करेंगे उस टेबल स्पेस को और टेबल स्पेस ऑफलाइन हो जाएगी। अगर ये ऑफलाइन हो गई है तो हमारे पास चेक पॉइंट आकर होगा, इसका सारा डाटा इसमें वापस लिखवा दिया जाएगा, और ये फर्दर किसी DML ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, रीड ओनली ऑपरेशन के लिए अवेलेबल होगी। अगर हमें दोबारा ज़रूरत है कि हम इसको दोबारा अवेलेबल करते हैं तो हम आल्टर टेबल स्पेस यूज़र डाटा ऑनलाइन की कमांड से इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। तो आल्टर टेबल स्पेस में ऑफलाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ऑफलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगी। यूजिंग आल्टर टेबल स्पेस कमांड टू चेंज स्टोरेज सेटिंग, आल्टर टेबल स्पेस की कमांड से जो सेगमेंट्स की है और एक्सटेंट्स की सेटिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। आल्टर टेबल स्पेस यूज़र डाटा मिनिमम एक्सटेंड टू, इसको हमने चेंज कर दिया। अल्टर टेबल स्पेस यूज़र डाटा डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इनिशियल 2M नेक्स्ट 2M, पहले मैक एक्सटेंट इसके शायद 10 थे, अब हमने 999 कर दिए। तो अल्टर की कमांड से हम टेबल स्पेस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। स्टोरेज सेटिंग्स और लोकली मैनेज टेबल स्पेस कैन नॉट बी अल्टर, वो जो एक दफ़ा बना देंगे हम लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस वो बन जाएंगी, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस क्या थी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था।
अ टेबल स्पेस कैन बी रिसाइज्ड बाय 3 तरीक़ेकार। ऑटो एक्सटेंड ऑन करते हैं, जब वो भर जाएगी उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड मिलते रहेंगे जब तक हमने उसको जितने भी एक्सटेंड अलाउ किए होंगे वो। मैनुअली यूजिंग अल्टर टेबल स्पेस, अल्टर टेबल स्पेस की कमांड से जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखी है, हम उसके मैक्सिमम साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। एडिंग अ डिफा डाटा फाइल यूजिंग अल्टर टेबल स्पेस, और हम अल्टर टेबल स्पेस की कमांड से एक नई डाटा फाइल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल स्पेस है जो 3 हार्ड, उसके पास 3 डाटा फाइल्स हैं और 3 डिफरेंट हार्ड डिस्क के ऊपर हैं और वो तीनों हार्ड डिस्क फिल हो गई हैं। तो मैं अब एक नई टेबल स्पेस एक नई डाटा फाइल क्रिएट करूँगा किसी नई हार्ड डिस्क के ऊपर और वो डाटा फाइल इस टेबल स्पेस में ऐड करवा दूँगा, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों केसेस के अंदर जब मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो वो करंट डिस्क के ऊपर ही साइज़ इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये तीसरी कमांड से जब मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो मैं नए हार्डवेयर भी इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। इससे हमें ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर का आइडिया हो रहा है कि हम किसी भी टेबल स्पेस को जो कि लॉजिकल स्ट्रक्चर है जितना मर्ज़ी साइज़ उसका क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। और जो हमारे पास क्या है, फिर लॉजिकल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस पे कोई फ़िज़िकल बाउंड्री नहीं आती। जितने मर्ज़ी फ़िज़िकल रिसोर्सेज़ उसमें ऐड करते रहेंगे वो बढ़ती जाएगी। उसका साइज़ किसी फ़िज़िकल चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। Enabling automatic extension of data files can be resized automatically with the following: create database, create table space, alter table space, add data files. Create table space user data file आगे आ गया, ऑटो एक्सटेंड ऑन कर दिया। पीछे उसने हमने 3 तरीक़ेकार किए हैं, अब वो तीनों की एक-एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। ऑटो एक्सटेंड ऑन हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, यहाँ पे उसने रेड कलर में उसको शो भी कर दी है। नीचे आपको वो वाला व्यू भी बता दिया जिसमें ऑटो एक्सटेंशन के बाद आप डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या थी और बाकी फाइल्स की डिटेल्स भी नज़र आ जाएँगी। उनमें से भी किसी को आप चेंज करना चाहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैनुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अ डाटा फाइल यूजिंग अल्टर टेबल स्पेस में, इससे साइज़ को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी। मैक्स साइज़ को अगर आप प्रीवियस वाले से कम कर देंगे तो वो साइज़ कम हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो वो बढ़ जाएगा। रीसाइजिंग अ डाटा फाइल एड्स मोर स्पेस विदाउट एडिंग मोर डाटा फाइल्स। मैनुअल रीसाइजिंग ऑफ डाटा फाइल रिक्लेम्स अनयूज्ड स्पेस इन डेटाबेस। अगर उसमें कोई अनयूज्ड स्पेस भी पड़ी है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर जो है। वंस अगेन इन दोनों तरीक़ेकार में जो पिछली स्लाइड में देखे और इस स्लाइड में देखा है, करंट डिस्क के ऊपर हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। हम नई कोई रिसोर्स हार्डवेयर का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। रीसाइज़ का कीवर्ड है वो आपके पास आ गया है। अल्टर डेटाबेस में रीसाइज़ करके हम इसके मैक्सिमम साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नया डेटा फाइल ऐड करनी है, बेशक करंट हार्डवेयर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक नई हार्ड डिस्क हम ऐड करके उसको में इस्तेमाल कर लें, दोनों तरीके से हो सकती है। अल्टर टेबल स्पेस यूज़र डाटा, ऐड डाटा फाइल की क्लॉज़ है, आगे एड्रेस देना है हमने, ये लिनक्स का एड्रेस है। अगर मैं होता और मैं एफ ड्राइव ऐड कर रहा होता तो एफ कोलन मैं आगे फाइल का नाम दे देता। .dpf एक्सटेंशन है, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में यही वाली एक्सटेंशन वो इस्तेमाल करता है ओरेकल की जब हम बात करते हैं। और इसका इनिशियल साइज़ मैंने क्या लिख रखा है, 200 MB, और इसको भी मैंने कोई ऑटो एक्सटेंड ऑन नहीं किया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अल्टर टेबल की कमांड से मैं अल्टर टेबल स्पेस की कमांड से मैं इसके साइज़ को दोबारा मैक्सिमम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मेथड्स फॉर मूविंग डाटा फाइल्स, इंटरेस्टिंग है जी। टेबल स्पेस मस्ट बी ऑफलाइन, टारगेट डाटा फाइल मस्ट एग्जिस्ट। स्टेप्स टू रीनेम अ डाटा फाइल, टेक द टेबल स्पेस ऑफलाइन। देखो, जोन सी टेबल स्पेस हमारे पास यूज़ में है उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्टर टेबल स्पेस यूज़र डाटा रीनेम की कमांड ये चलनी है। इससे पहले हमने क्या करना है, इस फाइल को यूज़र डाटा जिसको मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको ऑफलाइन करूँ। ऑफलाइन करने से चेक पॉइंट अगर होगा, इसमें जितना भी डाटा इसका डीएमएल कमांड्स के थ्रू अपडेट हो रहा होगा वो अपडेट होकर इसमें एक दफ़ा लिखवा दिया जाएगा। उसके बाद ये इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं होगी। वंस ये ऑफलाइन होगी तो अब इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी किया जा सकता है। जैसे अल्टर टेबल स्पेस यूज़र डाटा रीनेम डाटा फाइल फ्रॉम फर्स्ट एड्रेस टू सेकंड एड्रेस। अगर मैं इसको विंडोज़ में बोलूँ तो मैं कहूँगा सी कोलन यूज़र डाटा 01.dpf थी, इसको टू डी कोलन यूज़र डाटा .dbf में शिफ्ट कर दो। तो अब ये क्या होगा, ये पॉइंटर मेरे पास चेंज हो जाएगा। मेरी कंट्रोल फाइल के अंदर पहले ये फाइल सी के ऊपर पॉइंट हो रही थी, अब ये डी के ऊपर पॉइंट होनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर चेंज हुआ है। मुझे सी से उठा के इसको डी पे कॉपी भी करना है। कॉपी करने के लिए इसका ऑफलाइन होना ज़रूरी है।
कॉपी की कमांड वही है, अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे कॉपी और डी पे जाके राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। एग्जीक्यूट अल्टर टेबल स्पेस रीनेम डाटा फाइल कमांड, ये ऊपर वाली कमांड, उसके बाद हम रन कर देंगे। पहले हमने क्या किया, सी से फाइल को उठाया, पहले उसे ऑफलाइन करवाया ताकि वो कॉपी हो सके, फिर उसे सी से उठा के उस नई लोकेशन डी के ऊपर कॉपी कर दिया जहाँ पे मैं उसे रखवाना चाहता था। अब यहाँ तक काम हो गया, मैंने पीछे पॉइंटर चेंज करने तो मैं ये रीनेम की कमांड चलाऊंगा, पॉइंटर सी से कहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, डी के ऊपर, ब्रिंग द टेबल स्पेस ऑनलाइन। ये फाइल दोबारा अवेलेबल होगी, लेकिन अब ये सी के ऊपर काम नहीं कर रही बल्कि डी ड्राइव के ऊपर काम कर रही है। इस तरह से हम अपनी फाइल्स की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। कैसे, कब ज़रूरत पड़ेगी, सी का साइज़ कम है, सी के ऊपर एफिशिएंसी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, सी में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ रही है, मेरी डिस्क आवाज़ देने लग गई है, मुझे लगता है कि यार ये तो बैठ जाएगी, मैं एक नई डिस्क लगाता हूँ और अपनी फाइल्स को सी से रीनेम करवा के उस नई डिस्क के ऊपर ले जाता हूँ। यू यूज़ एन OS कमांड टू डिलीट द फाइल इफ नेसेसरी। सी वाली फाइल अब मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो डेटाबेस का पार्ट नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो उसको डिलीट कर सकता हूँ, अगर वो पड़ी रहे मुझे तब भी कोई इतराज़ नहीं। Alter database must be mounted. Target data file must exist. Alter database rename file this to this. Alter database से भी हम ये काम कर सकते हैं और alter table space से भी कर सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुने गौर से। alter database का भी रीनेम के लिए इस्तेमाल करनी है और alter table space की। अगर डेटाबेस ओपन स्टेट के अंदर है तो alter table space लॉजिकल स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल हो सकता है और alter database भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर डेटाबेस माउंट स्टेट के अंदर कि हमारे पास कंट्रोल फाइल तो अवेलेबल है लेकिन डेटाबेस अभी ओपन नहीं, तो अब यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अल्टर टेबल स्पेस की कमांड काम नहीं करेगी। कौन सी कमांड काम करेगी, अल्टर टेबल्स डेटाबेस की। सो शटडाउन से नो माउंट में आए, नो माउंट से माउंट में गए, जब माउंट में जाएंगे और वहाँ पे जाके अगर हमने किसी फाइल को रीनेम करना है तो अल्टर डेटाबेस की कमांड से रीनेम होगी, अल्टर टेबल स्पेस की नहीं होगी। लॉजिकल स्ट्रक्चर्स यानी अल्टर टेबल स्पेस की कमांड हमेशा डेटाबेस के ओपन होने के बाद चलेगी। अल्टर डेटाबेस की कमांड माउंट स्टेट पे भी चलती है और डेटाबेस के ओपन होने के बाद भी चलती है। ठीक है जी। अल्टर सिस्टम जो से हम क्या करते थे, अपनी पैरामीटर फाइल की वैल्यूज़ को चेंज करते थे, वो शटडाउन से जब नो माउंट में आते हैं तो वो नो माउंट में भी चलती है, माउंट में भी चलती है और ओपन में भी चलती है। तो वो सबसे ज़्यादा इनिशियली अवेलेबल हो जाती है और एंड तक अवेलेबल रहती है। डेटाबेस माउंट में अवेलेबल होती है और ओपन में भी अवेलेबल रहती है। टेबल स्पेस अल्टर टेबल स्पेस की कमांड अवेलेबल ही कब होती है, जब हम डेटाबेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रॉपिंग अ टेबल स्पेस कैन नॉट ड्रॉप, जिनको हम ऑफलाइन नहीं कर सकते उन्हीं टेबल स्पेस को हम ड्रॉप भी नहीं कर सकते। इन द सिस्टम टेबल स्पेस एक्टिव सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स, अब वो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉप टेबल स्पेस की कमांड देता हूँ तो टेबल स्पेस ड्रॉप हो जाएगी अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो खाली है टेबल स्पेस, उसमें कोई टेबल नहीं बनाया हुआ, तो वो ड्रॉप हो जाएगी। अगर उसमें टेबल स्पेस में हमने कोई ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं तो हमने क्या करना है, इन आल्टर डाटा ड्रॉप टेबल स्पेस यूजर डाटा इंक्लूडिंग कंटेंट्स, तो अब उसके अंदर बने हुए सारे के सारे टेबल भी ड्रॉप हो जाएंगे और वो वाली टेबल स्पेस भी ड्रॉप हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ वो फिजिकल फाइल्स भी डिलीट हो जाए तो फिर मैं कहूँगा ड्रॉप टेबल स्पेस यूजर डाटा इंक्लूडेड कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स, तो वो फिजिकल फाइल्स भी डिलीट हो जाए। और अगर उस टेबल स्पेस में कुछ ऐसे टेबल्स मौजूद हैं जो पेरेंट टेबल हैं और आगे उनके चाइल्ड टेबल कहीं और पड़े हुए हैं, तो मुझे कैस्केड कंस्ट्रेंट भी ऐड करना है। ड्रॉप टेबल स्पेस यूजर डाटा इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल कैस्केड कंस्ट्रेंट्स, इससे वो वाले टेबल्स जो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन की वजह से ड्रॉप नहीं होते, पहले उनमें से डाटा डिलीट होगा, उसके बाद ये वाले टेबल्स डिलीट होंगे, फिर ये फाइल्स टेबल स्पेस डिलीट हो जाएगी और उसके बाद वो डाटा फाइल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैनेजिंग टेबल यूजिंग OMF Oracle मैनेज फाइल्स, अगर हम डाटा फाइल के एड्रेसेस पैरामीटर फाइल के अंदर दे आए हैं OMF को यूज़ करते हुए, OMF में हमने बताया था दो एड्रेसेस हमने देने थे, एक डाटा फाइल्स का, दूसरा कंट्रोल फाइल का और रीडू लॉग फाइल का। कंट्रोल फाइल और रीडू लॉग फाइल के लिए 5 एड्रेसेस दिए जा सकते थे, डाटा फाइल के लिए एक एड्रेस दिया जा सकता था। तो अगर अल्टर सिस्टम साइड DB क्रिएट फाइल डेस्टिनेशन करेंगे, पहले अगर ये किसी और एड्रेस के ऊपर चल रही थी तो अब नहीं बनने वाली फाइल इस नए एड्रेस के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। DB क्रिएट फाइल डेस्टिनेशन के पैरामीटर में हम करेंगे
डिफ़ॉल्ट साइज़ जो भी फाइल अब ये बनाएगा वो 100 MB की लेगी और ऑटो एक्सटेंड अनलिमिटेड इसका ऑन होगा। क्रिएट टेबल स्पेस टेक्स्ट डाटा फाइल साइज़ 20 MB। अब इस सारे में अगर हम देखें तो हम किसी भी फाइल को आल्टर क्रिएट सेकंड वाले को देखें, आल्टर टेबल स्पेस टेक्स्ट डाटा ऐड डाटा फाइल हमने ऐड की है, ना उसका कोई साइज़ बताएंगे, ना उसका कोई मैक्सिमम साइज़ बताएंगे, ना उसकी लोकेशन बताएंगे। ये तीनों चीज़ें वो डिफ़ॉल्ट ही उठा लेगा। और वो डिफ़ॉल्ट क्या है, मैं पिछली स्लाइड में फिर आपको दिखा रहा हूँ। 100 MB उसका साइज़ होगा, ऑटो एक्सटेंड ऑन होगा, अनलिमिटेड होगी और एड्रेस वो होगा जो DB क्रिएट फाइल डेस्टिनेशन में हमने, तो वही नीचे उसने बताया। आप एड्रेस को अल्टर सिस्टम से चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस वाली इस एड्रेस पे बनी रहेंगी, नया एड्रेस जो देंगे नई आने वाली उस एड्रेस पे बनेंगी। क्योंकि ये वाला पैरामीटर फाइल के अंदर मौजूद है, तो इसके लिए अल्टर सिस्टम सेट की कमांड हमने इस्तेमाल करनी। ये व्यूज़ हैं जिसमें डेटाबेस और टेबल स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। इसको आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, क्यूरी कर लेना है। जिनके साथ डॉलर का $V से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे पास डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज़ हैं, और दूसरे जो हमारे पास हैं वो डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बाकी लॉजिकल ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं। टेबल स्पेस को हमने पढ़ लिया है। टेबल स्पेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सेगमेंट। सेगमेंट के बाद उस अगला हमारे पास क्या है, एक्सटेंट, और एक्सटेंट के बाद है ब्लॉक। ब्लॉक को आज हम डेलिबरेटली छोड़ देंगे क्योंकि ब्लॉक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे फेस टू फेस डिस्कस करेंगे। लेकिन चले हम आज इसको एक ओवरव्यू ले लेंगे और ये क्विज में आपके शामिल है। ये एक डाटाबेस है प्रोडक्शन की। टेबल स्पेस सिस्टम की आ गई, यूज़र डाटा आ गया, आरबीएस आ गया, और टेम्परेरी चार टेबल स्पेस सिस्टम बनाई। टेबल स्पेस में एक डाटा फाइल है, यूज़र डाटा में दो डाटा फाइल्स हैं, आरबीएस में भी एक है और टेम्परेरी में भी एक है। डाटा फाइल्स के आगे एक उसने डाटा डिक्शनरी टेबल का सेगमेंट बनाया है, एक डाटा डिक्शनरी इंडेक्स का बनाया है, और एक रोल बैक का सेगमेंट बनाया कि आपके पास, हमने कहा था जब भी हम मेटा डाटा के अंदर चेंजेस होती हैं, कैसे जब हम कोई डीडीएल कमांड चलाते हैं तो वहाँ डीएमएल कमांड चलती है। जब भी डीएमएल कमांड होगी तो ओल्ड इमेज रखवाना होगा। ओल्ड इमेज के लिए रोल बैक सेगमेंट, जो मेटा डाटा के लिए रोल बैक सेगमेंट है वो टेबल स्पेस के अंदर ही बनेगा। यूज़र डाटा के अंदर डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाया, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया, एस डिपार्टमेंट और एस एम्प्लॉय उसने उसका नाम रखा है, वो दोनों अलग-अलग डाटा सेगमेंट्स में। उसके बाद हमारे पास इंडेक्सेस उसके ऊपर क्रिएट किए, वो लेदर सेगमेंट्स के अंदर है। फिर डिस्क आ गया, उसमें रोल बैक सेगमेंट 1, रोल बैक सेगमेंट 2, रोल बैक सेगमेंट्स पे भी हम मज़ीद बात करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। उसके बाद टेम्परेरी टेबल स्पेस आ गई, उसमें एक ही सेगमेंट है। फिर ये जो सेगमेंट्स हैं ये किससे मिलके बने, एक्सटेंट से। सो सबसे पहले हमारे पास टेबल स्पेस लॉजिकल स्ट्रक्चर आ गया, उसके अंदर हमारे पास डाटा फाइल्स आ गई जो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उन डाटा फाइल्स के अंदर क्या आ गए, सेगमेंट्स आ गए, जिनके अंदर हम अपने अपने क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। और उन ऑब्जेक्ट्स की एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए जो यूनिट आ गया वो एक्सटेंट आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ओरेकल डाटा ब्लॉक्स आ गए। अब ये टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स हैं, इनमें से इस कोर्स के अंदर हमने सिर्फ पहली टाइप टेबल को ही डिस्कस करना है, लेकिन बाकी सबका हम एक इंट्रोडक्शन ले लें। 8 या 9 टेबल टाइप्स उसने दी हैं। टेबल का सेगमेंट आएगा, उसको हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। टेबल पार्टीशन, जनरली ये हमारे पास ऐसे टेबल्स के लिए होते हैं जो बहुत बड़े टेबल्स होते हैं और हम उनको स्प्लिट करके रखवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी प्राइमरी की में 1, 3 और 5 पे एंडिंग होने वाली जो कीज़ हैं वो पार्टीशन 1 में होंगी, 2, 4, 6 वाली जो होंगी पार्टीशन 2 में होंगी, 8, 9, 0 वाली पार्टीशन 3 में होंगी। तो इसके मुताबिक टेबल पार्टीशन हमारे पास होगा। ये हमेशा बेसिकली लार्ज टेबल स्पेसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जनरली हम डाटा वेयर हाउसेस के नाम से जानते हैं। क्या फ़ायदा और नुकसान होता है वो हम आगे जाके किसी टाइम बात करेंगे। क्लस्टर, क्लस्टर में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सेस किए जाने वाले दो टेबल्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का हमेशा हमारे पास क्या होता है, इकट्ठा ज्वाइन लगता है। तो मैं कहता हूँ इन दोनों का जो ज्वाइन है वो टेबल, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इकट्ठे ही ज्वाइन किए जाते हैं, तो दोनों को उठा के एक क्लस्टर के ऊपर रखवा दूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लस्टर। तो फ्रीक्वेंटली एक्सेस किए जाने वाले जो टेबल हैं वो एक क्लस्टर के ऊपर रखवाए जाते हैं।
इंडेक्स। ये हमारे पास बीट मैप और बीट इंडेक्सेस आगे अगले 10वां चैप्टर हमारे पास है, उसमें हम डिटेल से देखेंगे। इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, आप सब ने भी इंडेक्सेस इस्तेमाल किए होंगे। कहाँ इस्तेमाल किए? बुक्स में। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ, आप में से ज़्यादातर से मैं पूछूँ ना कि बुक्स में कहाँ इस्तेमाल किए हैं, तो आप में से 70% ने कहना है बुक के स्टार्ट में होते हैं। हालांकि जो बुक के स्टार्ट में होते हैं वो कंटेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स का होते हैं बुक के आखिर में होते हैं, लास्ट में। क्या फ़ायदा होता है इसका? हाँ जी, सर्चिंग में मदद देते हैं। सर्चिंग में ये कैसे मदद देते हैं जनाब, कि डाटा हमारे पास सारे का सारा सॉर्टेड हालत में होता है। कोई चीज़ ढूंढना सॉर्टेड में बड़ा आसान है, उस पे जाएंगे और वहाँ से वो वर्ड से हम उठा लेंगे। उसके आगे उसका क्या पड़ा होता है? एड्रेस। बुक के केस में वो पेज नंबर होता है। सेम यही तरीके का है। प्राइमरी कीज़ जितनी भी बनाई जाती हैं, उन प्राइमरी कीज़ के ऊपर क्या होता है हमारे पास? इंडेक्स लगा होता है। क्योंकि टेबल का डाटा अगर मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर है तो उसके ऊपर सर्चिंग करना बहुत मुश्किल है। उसकी जगह अगर हम उसके ऊपर टेबल बना का इंडेक्स बना लेंगे, तो जैसे बुक 1000 सफ़ों की हो, इंडेक्स 10 सफ़ों का होता है। तो अगर टेबल हमारे पास 1000 GB का है तो इंडेक्स शायद 1 GB का होगा, और ऊपर से सॉर्टेड होगा, तो 1 GB के अंदर डाटे को ढूंढना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू 100 GB के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स की मदद से सर्चिंग को एफिशिएंट कर लेते हैं। इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल। अच्छा अच्छा, इंडेक्स में तरीक़ाकार क्या है, 10 GB का 100 GB का मेरे पास एक टेबल है, उसके ऊपर 1 GB का मैंने क्या बना लिया? इंडेक्स बना लिया। इस इंडेक्स में से मैं डाटा ढूंढूंगा, जैसे मुझे पता लगेगा वो बता देगा 10,912वीं बाइट पे ये मेरा रिकॉर्ड पड़ा है। मैं जाऊंगा मेन टेबल के अंदर 10,912 बाइट से जाके सारा का सारा डाटा रीड कर लूँगा। कैसे रीड करते हैं वो भी आगे जाके हम पढ़ लेंगे। तो वो वाला रिकॉर्ड मैंने रीड कर लिया। ढूंढा मैंने कहाँ से? इंडेक्स से। और जाके एक्चुअल रिकॉर्ड कहाँ से उठाया? टेबल, जहाँ पे एक्चुअल टेबल है। इसको हम लुकअप प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लुकअप। ढूंढना कहाँ से? इंडेक्स से। उठाना, इंडेक्स से एड्रेस मिलेगा, और एड्रेस कहाँ पे होगा? टेबल में, वहाँ से जाके डाटे को उठाना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लुकअप का ऑपरेशन। अब इंडेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंडेक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? आईडी। अगर प्राइमरी की मेरे पास है एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर सॉर्टेड हालत में पड़े होंगे, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड का एड्रेस पड़ा होगा कि इस टेबल स्पेस की, इस डेटा फाइल की इतनवीं बिट पे चले जाओगे तो तुम्हें ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक होगी। सो पहले हम टेबल में एम्प्लॉय को आईडी के ऊपर सर्च करेंगे, उसके अगेंस्ट उसका एड्रेस उठाएंगे और आके टेबल में से उसको उठा लेंगे। इस प्रोसेस को हम लुकअप बोलते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं इंडेक्स ऐसा बनाता हूँ कि इंडेक्स आईडी है और आगे रो आईडी, यानी रो आईडी हम रो के एड्रेस को बोलते हैं। रो का एड्रेस रखने के बजाय मैं पूरा रिकॉर्ड ही वहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो इसका फ़ायदा ये होगा, मुझे लुकअप नहीं करना पड़ेगा। एड्रेस की जगह एड्रेस खुद ही, रिकॉर्ड के एड्रेस की जगह रिकॉर्ड खुद ही पड़ा हुआ। बहुत सहूलत होगी। लुकअप बिल्कुल हमारे पास ख़त्म हो गया और ज़्यादा एफिशिएंटली ये काम हो गया। नुकसान क्या हुआ? हमें टेबल की पूरी कॉपी एक जनरेट करनी पड़ी। तो अगर एक टेबल पे 10 इंडेक्सेस लगा रहे हैं तो 10 हमारे पास क्या आ जाएंगे? टेबल की कॉपीज आ जाएंगी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल भी हम इस्तेमाल करते हैं पर रीड ओनली डेटाबेसेस में। और रीड ओनली डेटाबेसेस कौन सी होती हैं? जिनको डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। डाटा वेयर हाउसेस का एक और नाम भी है जिसको ओलैप बोलते हैं, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग सिस्टम। जो हमारे पास रूटीन की डेटाबेस होती हैं, जो काम कर रही होती हैं हमारे पास, जिनसे हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको OLTP बोला जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो OLTP सिस्टम्स के अंदर हम इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल इस्तेमाल नहीं करते। ये भी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? डाटा वेयर हाउस के अंदर। इंडेक्स ऑर्गेनाइज बचाते क्या है? लुकअप टाइम। नुकसान क्या है? जगह बहुत घेलते हैं, कॉपीज़ बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, एक टेबल की पूरी कॉपी जनरेट करनी पड़ती है। इंडेक्स पार्टीशन टेबल, जैसे टेबल को पार्टीशन किया जा सकता है, उसी तरह किसी की बेसिस के ऊपर इंडेक्स को भी पार्टीशन किया जा सकता है। अनडू सेगमेंट, अनडू टेबल स्पेसिस के अंदर होते हैं, और ये सिर्फ ओल्ड इमेज को कंटेन कर सकते हैं, इसके अलावा इस पर कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकती। टेम्परेरी सेगमेंट, इतना ही बताना काफ़ी है कि ये टेम्परेरी टेबल स्पेसिस के सेगमेंट्स हैं और इनमें सिर्फ टेम्परेरी डाटा आ सकता है, इनमें कोई परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करवाया जा सकता। लार्ज ऑब्जेक्ट, LOB हमारे पास डाटा टाइप है ओरेकल के अंदर, और इसमें एक टेबल के एक रिकॉर्ड का एक जो सेल है
उसमें 32 जीबी तक डाटा आ सकता है। ओरेकल 8 तक हमारे पास एक टेबल के एक रिकॉर्ड में सिर्फ एक एट्रीब्यूट क्या हो सकता था, लॉब टाइप का हो सकता था। 9 और उसके बाद वाले वर्जन में एक रिकॉर्ड के अंदर एक से ज़्यादा लॉब टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कॉलम्स हो सकते हैं। अगर हम कॉलम्स लॉब टाइप के रखेंगे और एक कॉलम में हम 10 कॉलम्स लॉब टाइप के रख लेते हैं, तो उस एक रिकॉर्ड का साइज़ 320 जीबी हो सकता है। इतना बड़ा डाटा होता कौन सा और कब रिक्वायर्ड होता है? ये जनरली सिक्योरिटी कैमरास होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, जो एक बिल्डिंग में सैकड़ों लगे हुए हो सकते हैं और वो 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उनका डाटा इतना बड़ा हो जाता है हमारे पास। नेस्टेड टेबल, टेबल के अंदर टेबल। बेसिकली ये समझें कि हम अपने डाटे को डी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर हॉबीज़ है। हॉबीज़ का मैंने नया टेबल बनाया हुआ है। मैं हॉबीज़ के टेबल को उठा के दोबारा उसके अंदर ही रखवा देता हूँ। ठीक है, तो नेस्टेड टेबल को डी नॉर्मलाइज की फॉर्म है। और वंस अगेन ये भी सिर्फ किस में यूज़ होती है, डाटा वेयर हाउस में, ओ लैब में, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग सिस्टम में। ओ एल टी पी सिस्टम जो हम बनाते रहे हैं उनके अंदर हम नेस्टेड को इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद है हमारे पास बूटस्ट्रैप सेगमेंट। बूटस्ट्रैप सेगमेंट हमारे पास वो सेगमेंट है जब डेटाबेस को हम स्टार्टअप की कमांड देते हैं, तो इनिशियलाइजेशन के लिए वो जहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ बूटस्ट्रैप सेगमेंट। इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी और कोई मेंटेनेंस यूज़र ने परफॉर्म नहीं करनी है। ये जो हमने 11 पढ़े हैं सेगमेंट्स टाइप्स, इनमें से इस कोर्स के अंदर सिर्फ हमने पहली जो टेबल वाली है उसको डिस्कस करना है और उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी सबका जितना इंट्रोडक्शन दे दिया उतना काफ़ी है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि वो हम पूछेंगे भी आपसे। स्टोरेज क्लॉज प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस हमेशा एक बात जहन में रखो, जो चीज़ जितनी कम होगी उसकी प्रेसिडेंस उतनी कम होगी। दोबारा रिपीट करो, जो जितनी नैरो हो जाएगी उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई सेटिंग नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओरेकल की वो उठा लेगा। अगर मैं टेबल स्पेस लेवल के ऊपर सेटिंग कर दूंगा तो वो डेटाबेस लेवल की सेटिंग को ओवरराइड कर लेगा और टेबल स्पेस की सेटिंग एक्टिव हो जाएगी। टेबल स्पेस के अंदर 50 सेगमेंट है। अगर मैं किसी सेगमेंट लेवल के ऊपर जाके किसी सेगमेंट की सेटिंग चेंज कर दूंगा तो बाकी 49 सेगमेंट्स के ऊपर तो टेबल स्पेस की सेटिंग रहेगी, लेकिन उस सेगमेंट के ऊपर किसकी सेटिंग होगी, सेगमेंट्स की। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, सेगमेंट की। सेगमेंट लेवल की सेटिंग नहीं होगी तो कौन सी इस्तेमाल होगी, टेबल स्पेस लेवल की। टेबल स्पेस लेवल की सेटिंग होगी तो कौन सी इस्तेमाल नहीं होगी, डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर टेबल स्पेस लेवल की भी कोई सेटिंग नहीं होगी तो फिर किसकी होगी, ओरेकल डिफ़ॉल्ट की। दूसरी तरह से इसको बोल रखता हूँ, अगर कोई सेटिंग नहीं है तो कौन सी होगी, ओरेकल डिफ़ॉल्ट की। अगर ओरेकल डिफ़ॉल्ट की मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा तो मैं टेबल स्पेस लेवल पर सेटिंग चेंज कर दूंगा, वो उसी टेबल स्पेस, उसका स्कोप सिर्फ उसी टेबल स्पेस के लिए, बाकी टेबल स्पेस पे एक्टिव नहीं होगा। और उस टेबल स्पेस के अंदर अगर फर्दर किसी सेगमेंट की सेटिंग में चेंज कर देता हूँ तो उस टेबल स्पेस के बाकी सेगमेंट पे टेबल स्पेस लेवल वाली सेटिंग रहेगी, लेकिन सेगमेंट में क्या होगा, जो सेगमेंट लेवल की सेटिंग है वो कर लेगी। तो इस तरह इनकी प्रेसिडेंस चलती है। एन एक्सटेंट इज अ चंक ऑफ अ स्पेस यूज बाय, अच्छा, टेबल स्पेस पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेगमेंट पढ़ा, और सेगमेंट के बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, चंक। सबसे आसान हमारे पास जो है एक्सटेंट है, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर वो है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हमने खास करनी है। An extent is a chunk of a space used by a segment within a table space. An extent is allocated when the segment is created, extended, or altered. An extent is deallocated when the segment is dropped, altered, or truncated. तीनों से हम दोनों काम कर सकते हैं। एक्सटेंट्स या यूज होंगे या फ्री होंगे, तीसरा कोई इससे इनसे रिलेटेड चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। सबसे लास्ट और आखिरी मज़े का जो टॉपिक हमारे पास है वो है डेटाबेस ब्लॉक। मेरा ख्याल था ये फेस टू फेस भी हम डिस्कस करेंगे और वो ज़रूर करेंगे आज ही के आफ्टरनून सेशन के अंदर, पर आपने ये पहले वीडियो सुन ज़रूर लेनी है। वीडियो मिनिमम यूनिट ऑफ आयो, इनपुट का सबसे छोटा यूनिट है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स सेट एट टेबल स्पेस क्रिएशन, डीबी ब्लॉक साइज इज द डिफॉल्ट ब्लॉक साइज। अब डेटाबेस लेवल की ये सेटिंग कर देंगे तो तमाम टेबल स्पेसिस का ब्लॉक साइज यही होगा। और एकल 8 तक एक ही ब्लॉक साइज हो सकता था, मल्टीपल हो भी नहीं सकते थे। 9 के बाद उन्होंने अलाउ किया है कि हम टेबल स्पेस लेवल के ऊपर उसकी मर्जी का ब्लॉक साइज रख सकते हैं। टेबल के टोटल 4 प्रो ब्लॉक साइज हो सकते हैं। पढ़ें इस स्लाइड को ज़रा। अ डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड विद अ स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज एंड अप टू 4 नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइजेस. Block size can have any power of 2 value between 2 kilobyte and 32 kilobyte.
2 रेज़ टू पावर 1 2 किलोबाइट, 2 रेज़ टू पावर 2 4 किलोबाइट, 2 रेज़ टू पावर 3 8 किलोबाइट, 2 रेज़ टू पावर 4 16 किलोबाइट, 2 रेज़ टू पावर 5 32 किलोबाइट। तो 2 रेज़ टू पावर 1 टू 2 रेज़ टू पावर 5 5 पॉसिबल साइजेस हैं, 2 4 8 16 32। इनमें से एक तो डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ होगा, 4 नॉन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ हम टेबल स्पेस लेवल के ऊपर दे सकते हैं। कैसे देने हैं वो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। Set at database creation using the DB block size parameter cannot be changed without recreating the database. Default database block size change नहीं हो सकता. Use for system and temporary table space. ये दोनों टेबल स्पेसिस हमेशा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज पे बनेंगी. DB cache size specifies the size of the default buffer cache for standard block size. Minimum size 1 granule, default value is 48 MB. Granule क्या? A contiguous virtual memory is known as a granule. इकट्ठी पड़ी हुई जो वर्चुअल मेमोरी होगी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल बोलते हैं. मैं कहता हूँ 3 MB एक जगह पे पड़ा है और 1 MB एक जगह पे पड़ा है तो वो ग्रेन्यूल नहीं है, 4 MB इकट्ठा होना ज़रूरी है. ग्रेन्यूल का साइज़ 4 MB होगा या 16 MB. कब होगा 4 MB और कब होगा 16 MB, गौर से सुनिए. अगर SGA का सिस्टम ग्लोबल एरिया जो हमारे पास बन रहा था इंस्टेंस के अंदर, उसका टोटल साइज़ 128 MB या उससे ज़्यादा है तो ये 16 MB का होगा. अगर उसका साइज़ 128 या उससे कम है तो ये 4 MB का होगा. तो 128 से और उससे ज़्यादा के लिए ये 16 है, उससे कम के लिए 4 MB है. ये बात आपने ज़हन में रखनी है. ये 5 ब्लॉक साइज़ दिए हैं, DB2 के, DB8 के, 16 के, 32 के. चारों पांचों साइज़ हैं. इनमें से एक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, 4 नॉन डिफ़ॉल्ट हैं जो टेबल स्पेस लेवल के ऊपर सेट किए जा सकते हैं. ये कैशे साइजेस भी हमें बताना पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ मैं बना देता हूँ 2 किलोबाइट का, तो इंस्टेंस के अंदर जो कैशे है DB कैशे वो तो 2 किलोबाइट की है, उसमें 8 किलोबाइट का ब्लॉक कैसे आएगा. अगर एक टेबल स्पेस मैंने 8 किलोबाइट की बना दी है तो उसके लिए मुझे 8 किलोबाइट की अलहदा कैशे भी बनानी पड़ेगी. वो सब DB कैशेज के कहलाएंगी, लेकिन वो डिफरेंट साइजेस को कैटर कर रही होंगी. 2 MB वाली 2 को, 2 किलोबाइट वाली 2 किलोबाइट के ब्लॉक्स को, 4 वाली 4 को, 8 वाली 8 को, 16 और 32 इस तरह. मिनिमम साइज ऑफ ईच इज़ 1 ग्रेन्यूल. मिनिमम 4 MB का हमें रखना पड़ना है. और अगर ये 128 MB से बड़ा है हमारे पास इंस्टेंस का इंस्टेंस में मौजूद SGA का साइज़ 128 MB से बड़ा है तो फिर इसका साइज़ 16 MB का होगा, क्योंकि ग्रेन्यूल यहाँ 4 MB का होगा, यहाँ 16 MB का. क्रिएट टेबल स्पेस TBA या डाटा फाइल दिस साइज दिस. हमने एक नई टेबल स्पेस क्रिएट की और क्लॉज उसमें दे दिए डेटा फाइल दिस साइज 10 MB, ब्लॉक साइज 4K. ब्लॉक साइज 4K किया तो अब डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज जो भी था वो ओवरराइड हो गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग से टेबल स्पेस लेवल की सेटिंग ज़्यादा है लेकिन स्कोप कम है. ये सिर्फ इसी टेबल स्पेस के लिए, बाकी टेबल स्पेस पे इफेक्ट नहीं करेगी. मल्टीपल ब्लॉक साइजिंग रूल्स. ऑल पार्टीशंस ऑफ द पार्टीशन ऑब्जेक्ट मस्ट रिसाइड इन द टेबल स्पेस ऑफ द सेम ब्लॉक साइज. वो कहता है पार्टीशन टेबल, यानी पार्टीशन टेबल बना लें या पार्टीशन इंडेक्स बना रहे हैं तो उसके अगर 4 पार्टीशन है तो चारों जिन जिन टेबल स्पेसिस में रखवाएंगे उनका ब्लॉक साइज सेम होना ज़रूरी है. ऑल टेम्परेरी टेबल स्पेसिस इंक्लूडिंग द परमानेंट वंस दैट आर बीइंग यूज्ड एज डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज. डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होगी, स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज की होगी, उसका ब्लॉक साइज चेंज नहीं किया जा सकता. किसकी बात करूँ, डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस की. इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल ओवरफ्लो एंड आउट ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट्स segments cannot be stored in a table space with a block size different from the base table. आउट ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेरे पास एक टेबल है, वो उसका एक रिकॉर्ड 1000 MB से लेके 2000 MB के दरमियान पड़ा है. दरमियान में हमारे पास उसमें एक मूवी पड़ी हुई है 1 GB की, तो उस मूवी का सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस पड़ा हुआ है, पड़ी वो किसी और जगह के ऊपर होगी. ये जो स्टोरेज है इसको आउट ऑफ लाइन कहेंगे कि सारा डाटा एक जगह पे नहीं, कुछ डाटा का रेफरेंस मौजूद है और वो कहीं और पड़ा है. इसे आउट ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ये क्या होते हैं, किस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं और डील करते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया. आगे जाके हम ओवरफ्लो और इसको देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं. ये डाटाबेस ब्लॉक की उसने शक्ल बना दी. ग्रीन कलर, वाइट कलर, नीचे ब्लू कलर. ग्रीन कलर को उसने हेडर क्या है, फ्री स्पेस है और डाटा. अब बंदा पूछे यार ये कलर कहाँ से आ गया डाटाबेस ब्लॉक के अंदर, तो यार ये समझाने के लिए उसने बड़ा खूबसूरत सा ब्लॉक बनाया है. अदरवाइज 2 किलोबाइट का ब्लॉक है तो तीसरी किलोबाइट से लेके 5वीं किलोबाइट तक जो 0 और 1 की स्ट्रीम है वो क्या है, वो ब्लॉक है. उसमें से पहले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 300 बिट्स को उसने हेडर कह दिया,
अगली 400 बिट्स को उसने फ्री स्पेस कह दिया, और बाकी जो बिट्स हमारे पास बचेंगी उसमें उसने क्या डाटा स्टोर कर लिया। ठीक हो गया जी। इनिट्रांस, मैक्सट्रान, परसेंटेज फ्री और पीसीटी यूज। इनिशियल ट्रांजैक्शन क्या करेगी? इनिशियल ट्रांजैक्शन का पैरामीटर क्या करता है? ये कहता है कि जब भी मेरे टेबल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पर भी रखा जाएगा, कि उसकी ट्रैकिंग रखी जाएगी हेडर के अंदर। अगर मैं इनिट्रांस की वैल्यू दे देता हूँ 50, तो इसका मतलब है 50 स्लॉट्स हेडर के अंदर मौजूद हैं, यानी 50 पैरेलल ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉक के अंदर से डाटा एक्सेस करने आ जाएं तो उनकी जगह इनिट्रांस में मौजूद है, हेडर में मौजूद है। मैक्स ट्रांस मैं रख देता हूँ 100, 50 की जगह तो उसे मिल जाएगी इनिट्रांस से, बाकी 50 की जगह अगर उसे चाहिए होगी, 100 लोग इकट्ठे ही आ जाते हैं करने के लिए, तो अगले 50 की जगह वो फ्री स्पेस में से लेंगे। सो फ्री स्पेस इज अ क्वेश्चन अवेलेबल बिटवीन हेडर एंड डाटा। ग्रीन हेडर है, ब्लू वाला यहाँ पोर्शन जो है वो क्या है? डाटा है। इन दोनों को कभी ग्रो करने की ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ पे ग्रो कर लेते हैं? आपके फ्री स्पेस के अंदर। परसेंटेज फ्री क्या है? कि फ्री स्पेस कितनी होगी? मैं कहता हूँ फ्री स्पेस होगी ब्लॉक साइज का 20%। तो इसका मतलब होगा ब्लॉक साइज माइनस हेडर का साइज, रिमेनिंग का 20%। पीसीटी यूज साइज, पीसीटी यूज डाटे की एक लिमिट को हम कहते हैं, ये जो ब्लू एरिया ना इसके दरमियान में कहीं पे हमारे पास 20% के ऊपर सो कॉल्ड कट लगा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पीसीटी यूज। अब पीसीटी यूज भी क्या होगा? ब्लॉक साइज माइनस हेडर का साइज, रिमेनिंग का 20%। Two methods are available for managing data blocks: automatic segment space management and manual management. जैसे हमने लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस देखी थी, उसी तरह हम ऑटोमेटिक सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट भी देखते हैं। लोकली मैनेज टेबल स्पेस के सेगमेंट्स की मैनेजमेंट भी क्या हो सकती है? ऑटो हो सकती है। यानी जैसे हर टेबल स्पेस अपने एक्सटेंट्स की एलोकेशन डी एलोकेशन के लिए क्या कर रही है? बिट्स मैप को इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप कम है। ये एक्सटेंट है जो अपने ब्लॉक्स के लिए बिट्स एंड बाइट्स के यूज़ कर रहे हैं। तरीक़ाकार वही है। वहाँ पे 0 1 क्या करता था? एक एक्सटेंट को फ्री या यूज़ को शो करता था। यहाँ पे 0 1 क्या करेगा? एक ब्लॉक को शो या फ्री या यूज्ड शो करेगा। इट इज़ अ मेथड ऑफ मैनेजिंग फ्री स्पेस इनसाइड डेटाबेस सेगमेंट। Tracking in segment free and use space is done using bitmaps as opposed to use free lists. This method provides ease of management, better space utilization, better performance for concurrent insert operation. Restriction cannot be used for table space that will contain lobs. Bitmap segment contains a bitmap that describes the status of each block in the segment with respect to its value. The map is contained in separate set of blocks referred as bitmap blocks. BMBs बोला जाता है। ब्लॉक में हर एक बिट एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर बिट की वैल्यू 0 है तो ब्लॉक फ्री है, अगर 1 है तो ब्लॉक यूज्ड है। When inserting a new row, the server searches the map for a block with sufficient space. As the amount of space available in a block changes, its new state is reflected in the bitmap. When the inserting a new row, the server searches map for block with sufficient space. इस sufficient space क्या है? अब ये आपको समझा रहे हैं। ये एक स्लाइड हम छोड़ के मैं इस वाली स्लाइड के ऊपर आ गया। हमने कहा परसेंटेज फ्री है 20%, परसेंटेज यूज है 40%। 40% का मतलब है डाटा अगर हमारे पास 20 MB है तो 40% का मतलब क्या हुआ? उसमें से 8 MB। किलो बाइट्स की बात हो रही है तो मैं बाइट्स की बात कर लेता हूँ। अगर 800 बाइट्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो उसमें से 200 बाइट्स जो है वो पीसीटी यूज है। 200 बाइट्स के बाद जो कट लगेगा वो पीसीटी यूज का कट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वाला रूम है, और ये जो रूम मेरे पास आपको नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ ये पीसीटी यूज है, और छत तक मेरे पास क्या जा सकता है? डाटा जा सकता है। छत के ऊपर फ्री स्पेस है और उसके ऊपर क्या है? हेडर पड़ा। अब ये वाला पॉइंट मैंने पीसीटी यूज के लिए मेंशन कर दिया है। तो अगर डाटा मैं अपने खाली रिकॉर्ड में इस कमरे में भरना शुरू करूंगा, तो जब वो इस लेवल के ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद मैं उसको फ्री कंसिडर नहीं करूंगा, मैं उसको यूज कंसिडर करूंगा और उसके अंदर डाटा भरता रहूंगा। और कब तक भर सकता हूँ? छत तक।
यानी इंसर्शन स्टार्ट होगी तो इंसर्शन कहाँ तक हो सकती है, पीसीटी यूज को क्रॉस करके छत तक मैं उसमें इंसर्शन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं और वंस डाटा छत तक पहुंच जाएगा तो वो इंसर्ट के ऑपरेशन के लिए अब अवेलेबल नहीं रहेगा, वो फ्री लिस्ट से आउट हो जाएगा। अब उसको यूज्ड कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल खाली था, फ्री लिस्ट में था, कब तक वो खाली रहा, जब तक छत तक नहीं लग गया। इस सारे काम में पीसीटी यूज ने कोई अमल दखल नहीं किया। लेकिन जब छत पे पहुंच गया तो अब वो यूज ब्लॉक कंसिडर हुआ। उसके बाद हमने उसे डिलीट करना शुरू किया, डिलीट करना शुरू किया। ये पीसीटी यूज थी, वो यहाँ पे आके रुक गई। ये पीसीटी यूज है और वो कहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे पीसीटी यूज। अगर 40% है तो वो 42% तक डाटा मैंने डिलीट कर दिया। अब ऊपर 58% डाटा, जो डाटाबेस ब्लॉक वाला पार्ट है, उसका 58% पार्ट खाली है, लेकिन स्टिल हम उसको इंसर्ट ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं करेंगे और उसे फ्री कंसिडर नहीं करेंगे। फ्री होने के लिए उसे दोबारा इस लेवल से किससे नीचे आना पड़ेगा, पीसीटी यूज से नीचे। अगर पीसीटी यूज 40% है तो वो 39% पे आएगा तो दोबारा फ्री लिस्ट में अवेलेबल होगा, वरना फ्री लिस्ट में अवेलेबल नहीं होगा। सो इस तरह हमारे पास ब्लॉक स्पेस यूजेज चलती है। पहली दफ़ा डाटा कहाँ तक फुल हो सकता है, छत तक। पूरे का पूरा हम डाटा यूज़ कर सकते हैं, डाटे वाला पोर्शन। लेकिन जब डिलीट होगा तो फिर तब तक वो फ्री में दोबारा शामिल नहीं करेंगे जब तक वो पीसीटी यूज से ना आ जाए। इसकी वजह क्या है, इसकी भी एक लॉजिक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। दूसरा, फ्री स्पेस में डाटे वाला पोर्शन कब जाएगा, अगर कभी फॉर एग्जांपल मैंने छत तक डाटा भर दिया और उसके बाद मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें 2 नल पड़े। नल का मतलब है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। वहाँ पे कोई जगह नहीं घेरी हुई नल है और मैं उनको अपडेट करके उनमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ। तो अपडेट के केस में अगर मुझे 2, 4, 6, 8, 10, 50 बाइट्स चाहिए तो मुझे कहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी, वो मुझे फ्री स्पेस में हो जाएगी। तो इसका मतलब है डाटा भी अपने क्वेश्चन के लिए फ्री स्पेस को इस्तेमाल करता है और वो एक्सटेंड हो सकता है फ्री स्पेस के अंदर भी। लेकिन कब, अपडेट ऑपरेशन के लिए। सिर्फ किस ऑपरेशन के लिए, फ्री स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर इंसर्ट ऑपरेशन, इट इज ओनली अवेलेबल फॉर अपडेट ऑपरेशन। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा नुकसान क्या है वो भी हम आगे देखेंगे जाके। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इन व्यूज़ से मिल जाएगी। ये हमारे पास 9 चैप्टर था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने हैं दोनों चैप्टर। जो हमारी वेडनेसडे वाली क्लास है उसके अंदर से कॉम्प्रिहेंसिव हम क्विज़ करेंगे। उसका तरीक़ाकार ही हमारे पास ये होगा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर का टाइम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 45 मिनट्स। उन 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने अपने कैमरे ऑन करने हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी मॉनिटरिंग हो सके वो मैं कर सकूँ। आपने हैंड रिटन उसको सॉल्व करना है पेपर के ऊपर और फिर उसकी तस्वीर लेके सारों ने ईमेल करनी है अपनी सीआर को, और सीआर मुझे एक सिंगल ईमेल करेगा जो ईमेल मेरे पास आ जाएगी और मैं उसके अगेंस्ट आप लोगों की मार्किंग करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि 11 बजे मेरा क्विज स्टार्ट हुआ है और 11:45 पे ख़त्म हुआ है तो 12 बजे तक सीआर के पास जो आ जाएगा, 12 बजे सीआर मुझे मेल कर देगा। 12:01 मिनट पे आने वाली जो मेल्स होंगी उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। तो 12 बजे तक की मेल्स आप सीआर ने एक सिंगल मेल करके उसमें सारों का रोल नंबर वाइज डाल के मुझे दे देनी है। उसके बाद किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक है जी। सो आप इसको पढ़ें इंशाल्लाह। नेक्स्ट आज आफ्टरनून में हम इससे क्वेश्चन आंसर सेशन इसका करेंगे। थैंक यू।